हेलो दोस्तों, मैं विवेक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पेपरलेस नॉलेज में। आज है 17 जुलाई और आज हम बात करेंगे आज की कुछ करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के बारे में। साथ ही हम आपसे एक वीडियो के अंत में कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके देना है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बगल में दिए हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाके आप डेली की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो आज का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था जो कि भारत यूएनओ का सदस्य कब से है। यूएनओ की बात की गई है, तो भारत यूएनओ का सदस्य कब से है ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे। इनमें से जो आपका सही आंसर था वो था ऑप्शन बी, 1945 से। ठीक, तो भारत यूएनओ का सदस्य 1945 से ही है। वहीं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यूएनओ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे। चारों में जो सही आंसर था वो था ऑप्शन ए, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। भारत रत्न से इनको सम्मानित किया जा चुका है और ये यूएनओ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एडीबी ने नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया। एडीबी पूछा गया है। एडीबी का मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, अशोक लवासा। अशोक लवासा को अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपने नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। अशोक लवासा 1980 के IAS अधिकारी थे जो कि अब ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं और इन्होंने चुनाव आयुक्त के रूप में भी ये कार्य किए हैं। मतलब ये चुनाव आयुक्त के रूप में सेवारत थे। ठीक, और अभी हाल ही में सार्वजनिक निजी भागीदारी और निजी क्षेत्र के संचालन के लिए एडीबी ने अपने नए उपाध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया। अब एडीबी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एडीबी है क्या। तो एडीबी क्षेत्रीय विकास बैंक है और इसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना 1966 में हुई और इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है और इसमें जो सदस्य हैं वो 68 है। ठीक, मतलब 68। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब कहाँ बना। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कोचीन बंदरगाह। तो आपको बता दें कि इस समय जो वर्तमान में नौवहन राज्य मंत्री हैं वो मनसुख मंडाविया हैं, जिन्होंने कोचीन में वल्लारपदम टर्मिनल की विकास गतिविधियों की अभी हाल में समीक्षा की और उसमें जो है यहाँ पे देखिए बात की गई है ट्रांसशिपमेंट हब की। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि ट्रांसशिपमेंट हब होता क्या है। तो यह कंटेनरों को संभालता है और उन्हें अस्थायी रूप से संग्रहित करता है और बाद में उन्हें आगे से गंतव्य के लिए, गंतव्य का मतलब ये है कि वो जहाँ उस सामान को जाना होता है उस स्थान तक के लिए बात की जा रही है। ठीक है, तो आगे से गंतव्य के लिए अन्य जहाज़ों में हस्तांतरित करता है। ठीक, और कोचीन पोर्ट को ही क्यों बनाया गया। तो कोचीन पोर्ट को इसलिए बनाया गया क्योंकि दक्षिण भारत के लिए सबसे उत्तम गेटवे है और बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों से निकटता के मामले में भी ये सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंजीनिटी क्या है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, रोबोट हेलीकॉप्टर। तो इंजीनिटी यह एक रोबोट हेलीकॉप्टर है। इसे जो है नासा के मिशन मंगल 2020 में तैनात किया जाएगा। किसमें, 2020 का जो नासा का मिशन है, मिशन मंगल, उसमें इसको तैनात किया जाएगा। और मार्स मिशन मतलब मिशन मंगल 2020 को इसको जो है 30 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। किस कब, 30 जुलाई 2020 को लॉन्च किया जाएगा। नोट कर लीजिए इसे, 30 जुलाई 2020 को इसको लॉन्च किया जाएगा और इस हेलीकॉप्टर द्वारा यह जांच किया जाएगा कि मंगल पर स्थिति विमानन को कैसे प्रभावित करती है। यह किसी दूसरे ग्रह पर नियंत्रित उड़ान करने वाला पहला विमान होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालिनी पार्थसारथी ने हिंदू समूह के अध्यक्ष के रूप में किसे प्रतिस्थापित किया। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, एन राम। तो अभी एन राम के स्थान पर इन्होंने अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण की। आपको बता दें कि मालिनी पार्थसारथी के बारे में थोड़ा सा,
तो मालिनी पार्थसारथी एक भारतीय पत्रकार हैं जो कि पूर्व में द हिंदू की संस्थापक थी और वर्तमान में ये द हिंदू ग्रुप की पब्लिशिंग कंपनी THG पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड की अध्यक्ष हैं, जो कि कस्तूरी एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड प्रकाशन व्यवसाय के विलय होने से बनी है। ठीक है। और इन्होंने जो है जो एन राम के स्थान पर पद ग्रहण किया है। एन राम ने 5 जनवरी 2016 को इस पद से इस्तीफा दिया था। उन्हीं के स्थान पर उन्हीं को प्रतिस्थापित करके इन्होंने अध्यक्ष के रूप में ये जगह बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सैनिटाइजर साबुन जैसे कीटाणुनाशक हैं, इन पर 18% GST लगाने का आदेश किसके द्वारा जारी किया गया? तो यहाँ पे आपके 4 मंत्रालयों के नाम दिए गए हैं। चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय इस समय जो है निर्मला सीतारमण जी इस समय वित्त मंत्री हैं, जिन्होंने यह आदेश दिया कि सैनिटाइजर साबुन जैसे कीटाणुनाशक हैं और इन पर 18% GST लगाने का उन्होंने आदेश जारी किया। आपको बता दें कि 18% GST ये अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर GST अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग मतलब AARC से हम व्यक्त करते हैं। उनको गोवा बेंच के अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर पर GST 18% लगाया किसने? उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने अभी हाल ही में इसे आवश्यक रूप में हैंड सैनिटाइजर को वर्गीकृत किया है। ठीक है। तो यह जो है जैसे कि आपको बताया हमने कि हैंड सैनिटाइजर को वर्गीकृत किया है, तो इसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम जो है उसके अधिनियम के अंतर्गत कुछ उत्पादों और वस्तुओं के डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए 1955 में लागू आवश्यक वस्तुएं जैसे उर्वरक, दवाएं, खाद्य तेल, पेट्रोलियम उत्पाद और इस तरीके के अन्य चीज़ हैं जिनको आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल किया गया है। अब AAR के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। AAR क्या है? AAR मतलब आपका हो गया अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। ठीक, इसका पूरा नाम है और व्यवसायों को उनकी गतिविधियों की योजना बनाने में यह मदद करता है, जो कि GST के भुगतान के लिए उत्तरदायी है। ठीक, तो फिर से बता दे रहा हूँ कि इस आदेश को किसके द्वारा पारित किया गया? वित्त मंत्रालय द्वारा, मतलब निर्मला सीतारमण जी ने इसको पारित किया है और यह 18% GST सैनिटाइजर साबुन जैसे कीटाणुनाशक हैं, इन पर 18% GST लगाने का आदेश दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय रेलवे सुरक्षित यात्रा के लिए कौन से कोच को विकसित करता है? यहाँ पे आपका कोच छूट गया है, आप लिख लीजिए कौन से कोच को विकसित करता है। ठीक, तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, पोस्ट कोविड कोच। ठीक, तो पोस्ट कोविड कोच को भारतीय रेलवे सुरक्षित यात्रा के लिए विकसित किया है। आपको बताएं कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक रेल कोच फैक्ट्री के द्वारा इसको विकसित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक रेल कोच फैक्ट्री मतलब कपूरथला द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, कपूरथला की फैक्ट्री द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है और AC डक्ट में स्थापित प्लाज्मा वायु उपकरण आयनित हवा का उपयोग करके हवा और सतहों को डिसइंफेक्शन करेगा। ठीक, इसमें इसका कार्य क्या होगा कि ये जो है AC डक्ट में स्थापित प्लाज्मा वायु उपकरण आयनित हवा का उपयोग करके हवा और सतहों मतलब उसकी निचली सतह और ऊपरी सतह को डिसइंफेक्ट करेगा और इससे लोगों को सुरक्षा प्रदान करेगा। ठीक, और इस समय भारतीय रेल की बात की गई है, तो भारतीय रेल मंत्री इस समय कौन है? पीयूष गोयल जी हैं, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, CS डिजिटल चौपाल का आयोजन किसके स्थापना दिवस पर किया गया या किया जाता है? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, नाबार्ड। तो CS डिजिटल चौपाल जो कि 39वां डिजिटल चौपाल है, इस समय वर्तमान में ये जो चल रहा है ये जो है नाबार्ड के स्थापना दिवस पर इसका आयोजन किया गया। अब नाबार्ड के बारे में आपको बता दें तो नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है और वित्तीय संस्थानों के लिए 5,000 करोड़ रुपए की ये पुनरावृत्ति योजना की घोषणा अभी हाल में नाबार्ड द्वारा की गई है। ठीक, और पुनरावृत्ति परियोजना नाबार्ड की 2150 नोट कर लीजिए
2150 वाटरशेड परियोजनाओं को वित्त प्रदान करेगी। इसमें पीएसीएस मतलब प्राथमिक कृषि साख समिति, उसको जो है बहुसेवा में बदलने के लिए इन्होंने 5000 करोड़ का वित्त पोषण किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिक्की ने रीमैगजीन कैंपेन के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यूनिसेफ इंडिया। तो वैसे तो इसमें जो समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है वो यूनिसेफ इंडिया के साथ किया गया है, लेकिन इस समझौते में SEDF भी शामिल है। तो आपको बता दें कि यह अभियान कोविड-19 प्रतिक्रिया और पोस्ट महामारी के दौरान बच्चों और कमजोर आबादी का समर्थन करेंगे, जिसमें व्यापार के संचालन और रोजगार को दीर्घकालिक नुकसान से रोकने में यह मदद करेगा। अब यहाँ पे फिक्की की बात की गई है, तो इसका पूरा नाम पहले हम आपको बता दें, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक, इसका पूरा नाम है। इसके जो प्रेसिडेंट हैं उस समय संगीता रेड्डी जी हैं, और अभी हाल ही में फिक्की SEDF अभियान हेतु धन जुटाने के लिए नगद और मुफ्त समिति का लाभ उठाएंगे, ये ऐसा कहा गया है इसमें। ठीक है, अब SEDF के बारे में आपको बताया, तो SEDF का पूरा नाम सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाउंडेशन, SEDF सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाउंडेशन इसका पूरा नाम है। और यूनिसेफ की बात की गई थी, तो यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? तो यूनिसेफ का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड है। ठीक है, इसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस का। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जापान का राष्ट्रीय खेल है? तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जापान के राष्ट्रीय खेल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो चारों में से एक आंसर आपका इसमें सही होगा। वहीं दूसरा क्वेश्चन है आपका, टर्मिनेटर के नाम से किस खिलाड़ी को जानते हैं? तो यहाँ पे आपके 4 खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं, 4 क्रिकेटरों के नाम दिए गए हैं। किस क्रिकेटर खिलाड़ी को हम टर्मिनेटर के नाम से जानते हैं? तो चारों में से एक आंसर आपका सही होगा। तो दोस्तों, आप अपना आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जाके टाइप करिए, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ इसे शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।